हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीसी। मैं हूं आपका अरबी सर। कैसे हो बेटा सभी? बहुत बढ़िया हो गए। तो चलिए, तो आज का हम लोग एनटीए अभ्यास का पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर नंबर 86, आई थिंक 86 ही ये है। ठीक है, तो पेपर 86 हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के जो दिन अपलोड हुआ है एनटीए अभ्यास पे, उस पेपर का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। देखिए कैसा ओवरऑल पेपर आया है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा गाइस, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो उसमें टाइम लगता है, उसे गलत होते हैं, उसमें मार्क्स कटते हैं। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर प्लीज़ आप कुछ ऐसा इनऑर्गेनिक का शॉर्ट कोर्स निकाल दीजिए, शॉर्ट क्रैश कोर्स निकाल दीजिए। तो बेटा मैंने वही सब देख के आप लोगों के लिए 20th ऑफ अगस्त से मैं इनऑर्गेनिक, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, सिर्फ 10 दिन के अंदर मैं ख़त्म कर दूंगा। 8 से 10 दिन के अंदर पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो उसको देखना ना भूले, जरूर देखें उसको। बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। और अगर आपने वो सारे लेक्चर्स देख लिए इनऑर्गेनिक के, जो मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा थोड़े टाइम में, इफेक्टिव इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करी जाती है, जिससे 100% मार्क्स आपके इनऑर्गेनिक में आएंगे, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा आपका। ठीक है, इस चीज की मेरी गारंटी है बेटा। ठीक है, आपका 1 मार्क्स भी कटता है बेटा अगर आपने ढंग से करी, और अगर आपका 1 मार्क्स भी कट गया आप मुझे आके बोल देना। ठीक है, आपके 100% मार्क्स आएंगे अगर आपने वो सारे लेक्चर्स और उसके अंदर जैसा मैं पढ़ाया हूँ उसको ढंग से कर लिया, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। क्लियर है? क्लियर है गाइस? चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं आज का पेपर और देखते हैं कैसा आया ऑल ओवर पेपर। पहला क्वेश्चन अपन को दिख रहा है स्क्रीन पर। द क्लोराइड ऑफ मेटल कंटेन्स 71% क्लोरीन बाय वेट एंड द वेपर डेंसिटी ऑफ इट इज 50 एटॉमिक वेट। देखो भाई, देखो एक मेटल है बेटा, M प्लस N, मैंने मेटल ले लिया, और इसका क्लोराइड आयन मेटल कंटेन्स, अच्छा क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन कराया होगा बेटा, तो मेटल क्लोराइड बना होगा। ठीक है, अब ये मेटल क्लोराइड कैसा बना होगा? MClN टाइप का। ठीक है ना, MClN। अब हो सकता है M के ऊपर ये N जो है, ये हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ भी बन सकता है। तो हम लोग जनरल लेके चल रहे हैं, M+N से Cl2 से MCl बनो। अब इसने दे दिया है कि क्लोरीन जो है 71% बाय वेट है, मतलब 71 ग्राम इसने क्लोरीन का मास दे दिया है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन इसका मोलर मास निकाल सकते हैं। देखो इस मेटल क्लोराइड का कैसे निकालूंगा? वेपर डेंसिटी क्या होता है? मोलर मास अपॉन 2 हाइड्रोजन का मोलर मास। वेपर डेंसिटी 50 है, तो मोलर मास किसका? मेटल क्लोराइड का, MClN का। ठीक है, सब्सटेंस का कितना आ जाएगा बेटा? 100 आ जाएगा। 100 आ गया इसका मोलर मास। क्लियर? तो यहाँ पे 100 आ गया है। अगर मेरे को क्या निकालना है? एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल। ठीक है, इसका 71 है। अब यहाँ पे 100 है बेटा, तो इसमें से माइनस कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ही। तो इसमें आ गया 29 ग्राम। तो सीधा कितना आ गया बेटा? 29 ग्राम। तो 29 ग्राम का मेटल है। तो एटॉमिक वेट पूछा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओ सीधा। तो बहुत बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था ये। क्लियर है? चलिए भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, which of the following graph correctly represent the variation beta is equal to minus dv by dp at a constant temperature by v of the p। तो बीटा वर्सेस p में ग्राफ मेरे को बताना है। क्लियर? देखो भाई, ये अच्छा क्वेश्चन आया भाई। फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है। चलो देखते हैं भाई। अब आइडियल गैस अपन को पता है, आइडियल गैस क्या होती है, देखते हुए कैसे जाएगा, किस तरह का नेचर आएगा। पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो क्या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ पीवी इक्वल टू कांस्टेंट? अगर पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है बेटा, तो भी देखो यहाँ पर डिफरेंशिएट करा हुआ, तो मैं भी डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं क्या होता है। अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो यहाँ पर पहले पी को कांस्टेंट रखा, v के रिस्पेक्ट में dv आ गए, प्लस का v को कांस्टेंट रखा, vdp इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0।
यहाँ से आ गया बेटा पी डी वी इक्वल टू माइनस ऑफ वी डी पी। यहाँ से देखो मेरे को क्या निकालना, dv बाई डी की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। देखो dv बाई डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का v बाई पी, इतना आ गया। चलो इतना काम तो समझ आया अपने को, यहाँ तक तो आया। अब क्या करें, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है बेटा, माइनस का v बाई पी, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब ये यहाँ पर क्या आ गया, बीटा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी आ गया। अगर ऐसा कुछ सीन आ रहा है बेटा, तो ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। अब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, तो इसमें तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यही पहले वाला ग्राफ दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, बट था आसान। ठीक है, क्लियर भाई, ये ऑप्शन आ गया। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखो भाई इसमें दिया हुआ है वेव फंक्शन दिया हुआ है साई इक्वल टू 1 अपॉन रूट आर 1 बाय ए नोट 3/2 ई की पावर माइनस आर बाय ए नोट। देखो बेटा इस तरह के क्वेश्चन है जेई मेंस में तो बिल्कुल नहीं आते, जेई एडवांस में आते इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप लोगों को नहीं आते तो आप लोग घबराना ना कि आप लोगों को तो इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं। हाँ, बट अगर एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए। वेयर ए नोट जो है वो बोहर रेडियस है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अपना क्या होता है, साई स्क्वायर। साई स्क्वायर क्या होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल क्लियर है, क्वांटम के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज साई स्क्वायर। अब यहाँ पर वन फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन जो कि स्पेरिकल सिमेट्रिकल शेप का होता है, तो स्पेरिकल सिमेट्रिकल है अगर, तो वॉल्यूम क्या होगा देखो निकालना क्या अपन को, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस इन द रीजन डीवी। डीवी मतलब एक स्मॉल हिस्सा सा काटा, उसका वॉल्यूम आया होगा। तो वॉल्यूम कितना होता है, स्पेरिकल शेप होगी तो 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर का यही होता है। अब मैं इसका अगर डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू आर, तो dv बाई डी आर इक्वल टू हो गया 4/3 इंटू का पाई इंटू का 3r²। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से dv बाई डी आर मेरा आ गया बेटा 4πr²। यहाँ से dv इक्वल टू कितना आ गया, 4πr² dr। ठीक है ना, 4πr² dr। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, साई स्क्वायर इक्वल टू dv, और dv अपना क्या है 4πr² dr। ठीक है, ठीक है ना, साई स्क्वायर 4π²। हाँ ये आ जाएगा ना बेटा। देखो प्रोबेबिलिटी, अच्छा मेरे को क्या निकालनी है, एक मिनट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस इन द रीजन इज गिवन बाय, तो देखो ये dv आ गया, तो कितना आ गया साई स्क्वायर 4πr² dr। ये बिल्कुल अपनी प्रोबेबिलिटी आ गई। क्लियर है, तो सी ऑप्शन आ गया। अगला क्वेश्चन है, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन से कॉपर, अपने को ग्राफ ये बनाना है। देखो भाई इसने रिडक्शन रिएक्शन दे दी है, रिडक्शन हो रहा है, ये कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ऑब्वियसली बात है नस्ट इक्वेशन लगाएगी, तो नस्ट इक्वेशन रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे कैसे लगेगी, ई आर पी इक्वल टू ई नोट आर पी माइनस का 0.059 बाय एन। एन कितना हो जाएगा बेटा 2 लो। अब ऊपर तो 1 आएगा, नीचे कितना आ जाएगा, कॉपर +2 की कंसंट्रेशन। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब इसने बोला log Cu2+ वर्सेस ई रिडक्शन। ठीक है बेटा, तो ये ई आर पी इक्वल टू ई नोट आर पी माइनस का 0.06/2। अब देखो इसको अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो ऊपर पावर -1 होगी, जब पावर -1 करूंगा तो यहाँ पे +1 हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा log कॉपर +2। क्लियर। अब मुझे इसने OA दे रखा है, मतलब इसने इंटरसेप्ट दे रखी है इतनी, देन इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल। तो ठीक है, अपने को इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकालने। अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो इसने इसको दे दिया है एक्स एक्सिस। देखो दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई। देखो y इक्वल टू mx + c, तो मतलब स्लोप कितना हो गया बेटा, m की वैल्यू यहाँ पर होगी 0.06/2, और जो स्लोप है वो सॉरी इंटरसेप्ट है c जो है यहाँ पर वो हो गया अपना ई नोट आर पी। ई नोट आर पी इसने अपने को दे दिया 0.34 वोल्ट। क्लियर, क्लियर है बेटा।
अपने से ये पूछ रहा है ERP पूछ रहे हैं, ठीक है बेटा दे दो, यहाँ पर 0.34 वोल्ट दे दिया, प्लस का 0.03 ले लो यहाँ पर। अच्छा कंसंट्रेशन इसने दे दिया 0.1 मोलर, तो लोग 0.1 का मतलब कितना हो गया बेटा 10⁻⁻1, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया 0.34 प्लस का, अब माइनस हो जाएगा वापिस का 0.03, तो 0.34 माइनस का 0.03, 0.31 आ गया बेटा। अब 0.31 तो ऑप्शन इसने दे नहीं रखा, तो यहाँ पर किस तरह देखो ऑप्शन मैच करो, यहाँ पर 2 था, यहाँ पे 10⁻⁻1, तो माइनस इधर आ जाएगा, तो -0.031 मिनट। ERP निकालना है अपन को, ठीक है। कॉपर से कॉपर +2 0.1 मोलर। अरे यार इसने, ठीक है ठीक है ठीक है समझ आ गया, इसने क्या करा है यहाँ पर बेटा, इसने कॉपर से कॉपर +2 मतलब इसने ऑक्सीडेशन बोला है अपन को, इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल, ठीक है। तो ये तो क्या आया बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल आ गया, E0 RP कितना आ गया बेटा यहाँ से 0.31, तो माइनस का 0.31 आ जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। तो इसमें कैसे करेगा देखो, इसने माइनस का 0.34, इसने इसको 0.03 नहीं करा, एज इट इज पड़ा रहने दिया, तो ये पहला ही ऑप्शन मैच कर जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ना वो, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा बेटा, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, among the following surfactant molecule the surfactant that forms measle in aqueous solution at the lower CMC at ambient condition, ये देखो बेटा हाइड्रोफोबिक, जो हाइड्रोफोबिक करेक्टर होता है, हाइड्रोफोबिक करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CMC, ये कॉन्सेप्ट है। जितनी ज्यादा हाइड्रोफोबिक करेक्टर होगा उतना कम CMC का कॉन्सेंट्रेशन होगा। और हाइड्रोफोबिक करेक्टर किस पे डिपेंड करता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा होता है बेटा, जो कार्बन हाइड्रोजन का चेन होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन हाइड्रोजन चेन, तो जिसमें कार्बन हाइड्रोजन चेन ज्यादा है उसका हाइड्रोफोबिक करेक्टर ज्यादा, मतलब कंसंट्रेशन CMC कम। तो पहले वाले केस में दिख रहा है मेरे को हाइड्रोफोबिक करेक्टर ज्यादा है, क्योंकि 15 दे रखा है, बाकी सब में इतना है ही नहीं, तो ए ऑप्शन ही आ गया इसका भी। अगला क्वेश्चन देखिए, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स शोन बिलो द कंसंट्रेशन ऑफ B इज गिवन बाय, ओके ए से इसने दे रखा है n टाइम्स B, तो यहाँ से क्या करेंगे बेटा A लेफ्ट इक्वल टू B फॉर्म, n इसका कोफिशिएंट है, n B फॉर्म, क्लियर, ठीक है ना। अब A लेफ्ट कितना है, A लेफ्ट यहाँ पर बचा, कितना बचा देखो एक मिनट, ये हो गया बेटा A0 e⁻⁻λt, और ये कितना आ गया यहाँ पर A0 1 माइनस e⁻⁻λt, क्लियर। A0 से A0 कैंसिल हो गया, e⁻⁻λt इक्वल टू n माइनस का n e⁻⁻λt। अब मैं क्या करूं, यहाँ से इसको इधर ले गया बेटा, e⁻⁻λt प्लस का n e⁻⁻λt इक्वल टू n, यहाँ से e⁻⁻λt मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 1 + n, ठीक है। यहाँ पे बच गया n, e⁻⁻λt इक्वल टू क्या आ गया बेटा n/n+1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालना था अपन को, कंसंट्रेशन B की निकालनी है, तो B की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, ये थी n A0 1 माइनस e⁻⁻λt को क्या लिख सकता हूँ n/n+1, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया बेटा ये n A0 n+1 माइनस n, तो n माइनस n तो कट गया बेटा, ठीक है ना, ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया n+1, तो n A0 अपॉन n+1, सी ऑप्शन मेरे को मैच करता हुआ दिख रहा है, सी आंसर आ गया। क्लियर,
अगला क्वेश्चन है एसिडिक एसिड एंड प्रोपियोनिक एसिड हैव के वैल्यूज इतना। तो देखो के वन कितना है 1.75 इंटू 10⁻⁻5 एंड के8 इसने प्रोपियोनिक, अच्छा ये एसिडिक एसिड दे रखा है, सॉरी के1 नहीं लिखेंगे, फिर ये एसिडिक एसिड का है, ये नीचे वाला प्रोपियोनिक एसिड का है, ठीक है। एन इक्विमोलर मिक्सचर मोलैरिटी इक्वल दे रखी है, वो सॉल्यूशन ऑफ टू एसिड इज पार्शियली न्यूट्रलाइज्ड बाय NaOH, ओके। हाउ इज द रेशियो ऑफ द कंटेंट्स ऑफ एसिटेट एंड प्रोपियोनेट आयंस रिलेटेड टू द के, ओके। तो सबसे पहले देखो CH3COH एसिडिक एसिड तो यही होता है, ये किस तरह से आयोनाइज होगा बेटा, ये होगा CH3COO माइनस प्लस का H प्लस, टाइम 0 पे इसके सपोज मैंने ले लिया बेटा 1 मोल, इसका 0 T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का अल्फा मान लूं, ठीक है, तो ये कितना हो गया अल्फा और ये भी कितना हो गया अल्फा, ठीक है। अब ऐसे में क्या करूं, ऐसे में क्या कर लूं, प्रोपियोनिक एसिड कर लूं। प्रोपियोनिक एसिड क्या होता है C2H5COOH, इसका डिसोसिएशन कैसे हो जाएगा बेटा C2H5COO माइनस प्लस का H प्लस, यहाँ पर टाइम 0 पे इसके 1, इसके 0 T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने बीटा मान लिया, तो ये बीटा बन गया, ये बीटा बन गया। अब क्या यहाँ पर दोनों में H प्लस कॉमन आ रहा है बेटा, आ रहा है, तो इसके मोल्स ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है इतनी बात। अब क्या करूं, अगर मैं दोनों के के का रेशो ले लूं, क्योंकि मेरे को दोनों का के पता है, तो 1.75 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 1.3 इंटू 10⁻⁵, यहाँ से ये तो कैंसिल हो गए, इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ये निकालते चलो, अल्फा इंटू का अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा, इंटू नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस बीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा बीटा इंटू का अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा से अल्फा प्लस बीटा कैंसिल हो गए, तो बचा क्या ऊपर, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो ये बच गया बेटा 1.75 अपॉन 1.3 इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है, इंटू का 1 माइनस का बीटा अपॉन बीटा, तो यहाँ से अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा इंटू 1.75 अपॉन 1.3। पहला ऑप्शन मैच कर गया बेटा मेरे को बिल्कुल, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ठीक है, काफी बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है पीवी प्लॉट फॉर टू गैसेस ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन आर शोन इन फिगर, प्लॉट्स 1 एंड प्लॉट्स 2 शुड बी कॉरेस्पॉन्ड रिस्पेक्टिवली टू, ठीक है। देखना जरा, अपन को पीवी प्लॉट दे दिया बेटा, यहाँ पर एडियाबैटिक एक्सपेंशन दिया है, प्लॉट 1 प्लॉट 2, अब इसने बताना है कौन सी गैस के कॉरेस्पॉन्ड है, कैसे बताएंगे। देखना, इस ग्राफ को देख के अगर अपन देखें, तो इस ग्राफ को देख के क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो स्लोप है सेकंड की वो ज्यादा बड़ी है स्लोप 1 से, मतलब स्लोप किसकी, फर्स्ट गैस की, मतलब इसकी ज्यादा बड़ी स्लोप है इस 1 से, और पीवी कर्व में स्लोप जो होती है वो होती है dp बाई dv बेटा, ठीक है, y बाई x होता है ना स्लोप, तो dp बाई dv सेकंड की बड़ी होगी किससे, dp बाई dv 1 से। क्लियर है। अब देखो, अब क्या करें आगे, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो एडियाबैटिक की इक्वेशन लगाते हैं बेटा, और कोई तो चारा ही नहीं है, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा बेटा तो कैसे करूंगा, देखना, पहले पी को कांस्टेंट रखता हूँ, वी की पावर गामा का डिफरेंशिएट करूंगा तो गामा आगे आएगा वी की पावर गामा -1 इंटू का डीवी प्लस का वी की पावर गामा को कांस्टेंट रख दिया, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डीपी आएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से बेटा मैं dp बाई dv का वैल्यू निकाल लूंगा, जो कि आ जाएगा माइनस का p बाई v। क्लियर।
ये आ गया, क्या इतना आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या रख सकता हूँ, देखो dp बाई dv इक्वल टू ये आ गया। अब ये तो हर किसी के, हर गैस के लिए कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब dp बाई dv जो स्लोप थी बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैं गामा बोल सकता हूँ। एंड गामा आपको पता है क्या होता है बेटा, पॉइजन रेशो होता है, पॉइजन रेशो। और पॉइजन रेशो कैसे निकालते हैं बेटा, cp बाय cv से। तो आपको ये चेक करना है। अगर मैं He की बात करूं, हीलियम, हीलियम एक मोनोटॉमिक गैस है, इसका Cv होता है बेटा 3/2 और Cp होगा 5/2, तो 5/2 अपॉन में 3/2, 2 से 2 कैंसिल बेटा, ये आ गया 5/3। और O2 आ गया कितना, O2 एक डाइटॉमिक गैस है, इसका आ जाएगा 7/5। ठीक है, कितना आ गया 7/5। क्लियर है। अब O2 का आगे 7/5 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो सारे निकाल लिए हमने, रेड कलर से लिख देता हूँ। इसका आएगा 5/3, इसका आएगा 7/5। क्यों, इसकी देखो O2 की CV कितना होता है, CV इक्वल टू होता है बेटा F/2 NR, मोल 1 है तो F/2 NR, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है डाइटोमिक गैस में, 5/2। और CP कितना होता है F/2 + 1 इंटू का R, NR मोल 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 5/2, 7/2। ठीक है 7/2, तो ये 7/5 हो गया, इसका भी 7/5 आ गया बेटा, और ये 5/3 आ गया, ये आ गया 5/3। और आर्गन जो है वो भी एक मोनोटॉमिक गैस है बेटा, तो इसका भी 5/3 आ गया, और ये कितना आ गया 7/5, और ये भी कितना आ गया 7/5। अब अपन को देखना है कि स्लोप जो थी वो सेकंड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा है, हमने देखा। ऑब्वियसली बात है सेकंड ग्राफ का वैल्यू जो है वो ज्यादा आना चाहिए, सेकंड स्लोप का, सॉरी। ठीक है, तो 7/5, 7/5 करूंगा तो कितना आएगा बेटा 1 पॉइंट, तो ये आ गया 2 बच गया ना, 1.4 आ गया बेटा। और 5/3 करूंगा कितना आएगा 1/1.6 आ गया। ऑब्वियसली बात है ये 5/3 वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी आ रही है, तो कौन सा आंसर आ गया, बी आंसर आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बेटा ये, बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आ गया मतलब सॉल्व करके। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्लियर। अगला क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन FCC यूनिट सेल। तो बेटा वॉल्यूम निकालनी है अपन को। अब वॉल्यूम निकालनी कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इनटू का मैं क्या करूंगा जेड भी करूंगा बेटा, नंबर ऑफ, क्योंकि कितने यूनिट सेल प्रेजेंट है, तो 4/3 पाई आर क्यूब इनटू का जेड, जेड कितना होता है 4, तो 16/3 पाई आर क्यूब। ये डी ऑप्शन बेटा अपना मैच करिए, इजी था तो काफी। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ MO इन इट्स ऑक्सो कॉम्प्लेक्सेस। तो MO की बेटा 2x मान लो, माइनस का 8 ऑक्सीजन ऑक्साइड है, इसका 0, इसका 0, इक्वल टू -2। तो 2x इक्वल टू कितना आ गया बेटा, माइनस का 2 प्लस का 8, 6 रह गया, x इक्वल टू +3 आ गया। कितना आंसर आ जाएगा बेटा, सी ऑप्शन आ गया। अगला क्वेश्चन है mg एयर, mg एयर से x बन रहा है, देखो। अब ये एयर में क्या लेंगे भाई, एयर में तो ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, x बना। अब यहां से क्या बना फिर, y जो है, ठीक है ना, y जो है उसने क्या करा, उसका हाइड्रोलिसिस करवा दिया बेटा। हाइड्रोलिसिस करवाने पे जेड बना, जेड से इसने फिर हाइड्रोलिसिस करवाया, सॉल्यूशन बना। सॉल्यूशन का इसने CuSO4 के साथ रिएक्शन करवा दिया, एक ब्लू कलर सॉल्यूशन बना। तो इसने पूछा एक्स वाई जेड एंड ए। क्लियर। तो देखो सबसे पहले Mg, अगर अगर O2 होगा तो बेटा MgO बनेगा। अब देखो इसमें क्या दे रखा है MgNO3 ट्वाइस, ये तो कभी भी नहीं बन सकता एक्स में। MgNO3 ट्वाइस ये कभी नहीं बन सकता, मतलब बी और डी तो देखते ही खत्म हो गए। Mg3N2 बन सकता है अगर यहाँ पे नाइट्रोजन यूज करेगा तो। वो सपोज मैंने नाइट्रोजन यूज करी तो X हमारा आ गया Mg3N2। ठीक है, अब यहाँ पे y ये क्या बीच में इसने y दे दिया ना, x + y, साथ में तो यार इसके
Mg3N2, अगर ये O2 के साथ भी कराता हूँ तो यहाँ पे बेटा MgO बनेगा, ठीक है ना, MgO बनेगा। इसने ऑप्शन क्या दे रखे हैं यहाँ पर, गलत ऑप्शन दे रखे हैं बेटा इसने, ठीक है ना, Mg3N2। अब इसका अगर मैं यहाँ पर इसका हाइड्रोलिसिस करवाता हूँ ना, तो ये किस में बदलेगा, देखो मैं आपको बताता हूँ, MgOH होल ट्वाइस प्लस का NH3 इसमें जाएगा ये इसने हाइड्रोजन बीच में दे रखा है, अच्छा इसने दे रखा है MgO नहीं बनेगा, MgOH होल ट्वाइस बनेगा। अब ये जो MgOH होल ट्वाइस है बेटा, ये क्या करेगा देखना, ये MgOH होल ट्वाइस जो है ये सॉल्यूशन बन गया इसका, इसको अगर मैं कॉपर सल्फेट में करवाता हूं तो ये क्या बनेगा, देखो ये अपन को दे देगा बेटा, मेरे को तो ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं इसके, कॉपर सल्फेट में आगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहा है ये, MgOH होल ट्वाइस CuSO4.5H2, मेरे को तो बेटा ऑप्शन ही गलत दिख रहे हैं ये इसके, ठीक है ना, ये परफेक्टली ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। एक मिनट, ये MgONH3, हाँ ये दे रखे हैं नीचे सी वाला, देखो ठीक है बन गया ये CuNH3 4 SO4 इधर आ जाएगा, ठीक है ना, कॉपर इसका क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट बना लेगा। तो देखो इसका पहला Mg3N2 बना, उसके बाद MgO बना, उसके NH3 और साथ में यहाँ पर फिर MgO ये दे रहा है, मेरे को तो MgOH का ध्यान था, MgO दे रहा है यहाँ पर, और ये वाला D बन गया, तो सी ऑप्शन आ जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है CaSO4 है बेटा .2H2O, इसको क्या बोलते हैं, जिप्सम। इस जिप्सम को जब 120 डिग्री पे हीट करवाते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये बनाया था बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, हाफ H2O, दिस इज द POP। जब इसी का हम लोगों ने 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करवाया, मतलब सारा का सारा पानी निकल गया इसका, तो ये CaSO4, इसको बोलते हैं बेटा डेड प्लास्टर, डेड प्लास्टर बोलते हैं, सारा पानी इसका निकल जाता है, डेड बर्न्ट प्लास्टर, हाँ ठीक है। अब इसी को वापस से आगे स्ट्रांगली हीट करवा दिया इसने, स्ट्रांगली हीट करवा दिया, तो अब सल्फेट कैसे ब्रेक करता है बेटा, ये करेगा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस का SO2 प्लस का हाफ O2 में, इस तरह से ब्रेक करते हैं। तो ये आ जाएगा लाइम, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। तो अब यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन, देखो पहले में बना प्लास्टर ऑफ पेरिस, दूसरे में बना डेड बन प्लास्टर, तीसरे में कैल्शियम सल्फाइड तो बनेगा नहीं, दूसरे में डेड बन प्लास्टर, ये भी गलत ये भी गलत, प्लास्टर ऑफ पेरिस डेड बन कैल्शियम सल्फाइड गलत, प्लास्टर ऑफ पेरिस डेड बन प्लास्टर कैल्शियम ऑक्साइड बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आ गया बेटा। अगला क्वेश्चन है फॉर MnO2 प्लस K2SCO3, तो बेटा हर बार ही पेपर में क्वेश्चन पूछता है, पहला बनेगा बेटा ग्रीन K2MnO4, दूसरा पिंक KMnO4, यही आ गया आंसर, पहला ही आ गया, तो देखते ही हो जाता है हमारी। अगला क्वेश्चन है H2Li2 एंड B2 ईच हैज बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1, सबका बेटा बॉन्ड ऑर्डर तो सबका सेम दे दिया है। अब स्टेबिलिटी पूछा है, तो देखो हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर तो सबका सेम दे दिया, तो इसका मतलब इस फैक्टर से तो जाएगा नहीं। अब याद रखना, जब भी बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए बेटा, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो हम लोग यहाँ पर इफेक्ट क्या देखते हैं, सबसे ज्यादा देखते हैं साइज का, ठीक है ना, सबसे ज्यादा देखते हैं साइज का। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हाइड्रोजन जो है सबसे छोटा है, तो हाइड्रोजन का तो सबसे ज्यादा आएगा, साइज के इनवर्सली होता है, ठीक है ना, साइज जो है इसका सबसे छोटा, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पर क्या Li2 और B2 क्या छोटा है बेटा लिथियम से, क्योंकि सेम पीरियड के एलिमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये ऑर्डर आ गया H2 B2 Li2, सी ऑप्शन मुझे दिख रहा है मैच करके। अगला क्वेश्चन है 2RCl प्लस SI कॉपर पाउडर R2C SiCl2 सिलिकॉन, इसका आगे हाइड्रोलिसिस कराया, बिल्कुल ये हो गया, पॉलीमराइजेशन कराएगा तो लीनियर सिलिकॉन बनेगा बेटा इससे, तो ठीक है, तो सी ऑप्शन आ गया। तो अब देखो अगला क्वेश्चन फिर इसने पहले जैसे ही दे दिया, SiCl4 का हाइड्रोलिसिस पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था क्या बनेगा, SiOH4 सिलिसिक एसिड,
इसको हीट करवाए बेटा क्या बन जाएगा, हीट करवा के SiO2 बन जाएगा, सिलिका बन जाएगा। इसका Na2CO3 से रिएक्शन करवाएंगे तो ये बन जाएगा बेटा Na2SiO3। तो डी ऑप्शन आ गया, इजी था। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक acid A reacts with concentrated H2SO4 to give neutral oxide, acidic oxide and a diatomic oxide. When D reacts with chlorine gas, a poisonous gas E is evolved. This gas with NH3 gives an organic compound F. अब देखो लास्ट में स्टार्टिंग में तो अपन को कुछ पता नहीं चल रहा था कौन सा आएगा, बट इसने यहाँ पे देखो हिंट दे दिया इतना बड़ा। इस गैस को जब जो ई में गैस इवॉल्व हुई वो पॉइजनस थी, पहली बात तो चलो पॉइजनस से भी देखते हैं। साथ में जैसे NH3 से रिएक्ट करे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड F दे दिया, इसने A एंड F पूछे, तो ऑब्वियसली बात है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा बेटा वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आएगा। इसका मतलब CO तो देखते ही गया, A या B में से अपना आंसर आएगा। चलो जी पहला देखते हैं, H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड। इसका रिएक्शन अगर मैं H2SO4 के साथ करवाता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्या कराएगा, H2O बनेगा, CO2 बनेगा, CO निकलेगा। अगर मैं ये न्यूट्रल होता है, अपन को पता है ये एसिडिक होता है बेटा, कार्बोनिक एसिड का हाइड्राइड है, और ये एसिडिक हो गया, और ये क्या हो गया वो डाइएटॉमिक, चलो इसको ऑक्साइड मान लेता हूँ, मतलब ये हो गया हमारा C। अब CO का रिएक्शन हमने Cl2 के साथ करवाया, ठीक है ना, एंड डाइटोमिक, अच्छा ये D है बेटा, ये C है और ये इसको B माना। अब Cl2 से कराया तो ऑब्वियसली बात है COCl2 हमारा क्या होता है बेटा, फॉस्जिन गैस। और आपको पता होना चाहिए कि फॉस्जिन गैस जो होती है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस नेचर की होती है, इसका मतलब अपना ये वाला प्रॉपर्टी भी मिल गया, पॉइजनस गैस, ठीक है ना। तो फॉस्जिन मिल गया यहाँ पे COCl2। अब COCl2 को अगर मैं अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो ये हमें और कुछ नहीं क्या दे देगा, NH2CO NH2, यूरिया यहाँ पर ये हमें बना के दे देगा। क्लियर है, ये रिएक्शन तो आपने पढ़ी होगी, एनसीईआरटी में बड़ी कॉमन रिएक्शन है। तो आंसर जो इसका आएगा वो बेटा ए आ गया, बी भी गलत हो गया। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिबरेट्स ऑक्सीजन ऑन हीटिंग एंड टर्न्स एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ KI ब्राउन एंड रिड्यूसेस एसिडिफाइड KMnO4। तो बेटा ये तो वही होगा जो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग दोनों की तरह बिहेव करेगा, H2O2 इसका आंसर आएगा, देखते ही हमने कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटोमर्स कीटोन्स कैन यू ड्रॉ फॉर द फॉलोइंग कीटोन। ओके ओके, देखो भाई फटाफट से देख लो, इधर देखो फटाफट से, यहाँ पे ClBrI, यहाँ पे तो कोई एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं बेटा, हाइड्रोजन को बचा नहीं, इधर बचा है तो इधर वाले से पहले होगा, तो एक तो यहाँ से हो जाएगा। देखो मैं कलर अलग कलर से शो कर दूँ ना, एक तो बेटा यहाँ बनेगा एक, फिर यहाँ से निकलेगा एक, यहाँ बन जाएगा एक, यहाँ से निकलेगा एक, यहाँ बन जाएगा, तो बेटा 3 बन गए। कितना आंसर आएगा, 3 आएगा। अरे जबरदस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो बेटा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, ठीक है। और स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन कैसे देखते हैं बेटा, हाइपर कंजुगेशन से, ये तो आपको पता ही होगा ना, बड़ा सिंपल है। एंड स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन SOA शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कंजुगेशन, मतलब अल्फा हाइड्रोजन लिख लेते हैं ना, ठीक है। इस वाले में देखे तो 1 1 2 3 1, और यहाँ पर कितना आगे 2, इसमें 3 है, इसमें देखे तो बेटा 2 और 2 4, इसमें 4 है, इसमें देखे तो इसमें हो गया 3 और 2 5 और 2 7, ठीक है। सॉरी 3, ये वाला कार्बन है ना, इसके ये कार्बन जुड़ा हुआ है, हाँ तो 3 और 2 5, तो ये सबसे ज्यादा हो गया ना अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा कम इसके है, तो यही सबसे ज्यादा होगा, तो थर्ड ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन 1, बी ऑप्शन बेटा आ चुका है, बी ऑप्शन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, इसका रिएक्शन कराया PCl5 से, अच्छा इसने X+Y पूछा है, X के कितने मोल लेके, देखो बेटा अब PCl5 की आपको प्रॉपर्टी पता ही होगी बेटा, क्या प्रॉपर्टी होती है, जहां भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिख जाए ना, बस आपको क्या करना है, उस ऑक्सीजन को हटा के दोनों तरफ क्लोरीन क्लोरीन जोड़ देने हैं। अब देखो 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल PCl5 होता तो एक को बिगाड़ेगा, 2 मोल रख दूंगा तो दोनों को बिगाड़ देगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पे करा तो एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, इधर करा तो बेटा ये कैसे हो जाएगा, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर। क्लियर? तो इस तरह से काम सीन चलता है। तो 2 मोल तो आगे X के। अब इसने वापस दे दिया YpCl5। भाई अब तो ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। YpCl5 वापस दे दिया बेटा, तो Y तो यहाँ पे PCl5 की जगह कुछ और होना चाहिए था, क्योंकि उसने आगे रिएक्शन फिर करवा रखी CH3I के साथ, और यहाँ पर क्या बना रखा है बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड CH3। इसका मतलब यहाँ पे PCl5 की जगह कुछ और होगा। अगर मैं चाहूँ ये I जो है ये किसी को रिप्लेस करेगा बेटा, और उसकी जगह क्या आ जाएगा, ये बच जाएगा सिर्फ। तो यहाँ पे कुछ और आएगा, तो ये क्वेश्चन गलत है, बोनस क्वेश्चन है बेटा, ये कुछ और आएगा यहाँ पर, बोनस क्वेश्चन है, गलत है क्वेश्चन। क्लियर? अगला देखे तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ द गिवन कंपाउंड। बेटा कायरल सेंटर निकाल लो। पहला मुझे ये दिख रहा है, दूसरा मुझे ये दिख रहा है, तीसरा मुझे ये दिख रहा है, 3 है। ओड नंबर में है। ओड नंबर में क्या होता है, 2 की पावर n-1 करेंगे, 2 की पावर 3-1 मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4। 4 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ डाईइथाइल ईथर। तो डाईइथाइल ईथर देखना है बेटा, H 1 2 3 H H H डाईइथाइल ईथर H 1 2 3, एक मिनट, 1 2 3 4, एक और आएगा ना, बस ये हो गया। गिन लो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने आ गए सिग्मा, 14। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 आंसर आ गया बेटा। अगला क्वेश्चन है, द मास ऑफ ग्लूकोज दैट शुड बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर in order to produce same lowering vapor pressure as is produced by dissolving 1 gram of urea। बहुत बढ़िया। lowering of vapor pressure डेल्टा पी, तो इसने क्या दे रखा है, डेल्टा पी ग्लूकोज का जो है बेटा वो इक्वल है डेल्टा पी यूरिया का। क्लियर? तो डेल्टा पी क्या होता है, डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता है। इसका मतलब ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल दे दिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ ग्लूकोज, अच्छा मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, पहले तो बेटा मोल कैसे निकालेंगे, मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे तो मैं निकाल लेता हूँ मोल ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस का कितना, मोल्स ऑफ साइड वाला सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट बेटा। 100 ग्राम वाटर दे रखे तो 100/18 कितना हो गया, 100/18, ये हो गया 50/9। 9 5 45, 9 5 45, 5 बच गया बेटा, फिर 50 हो गया, 5.5 आ गया। ठीक है, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। इसने 1 ग्राम यूरिया दे रखा है, मतलब 1 अपॉन यूरिया का मोलिकुलर मास 60, तो ये हो गया 1/60, नीचे 1/60 प्लस का 50 ग्राम पानी दे रखा है, 50/18, 50/18। बस आप बेटा सॉल्व कर लेना, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, मास निकाल ही लोगे, अब कैलकुलेशन ही तो है बेटा। अगला क्वेश्चन ऑन ब्रेकिंग क्यूबिक सॉलिड जिसका एच है 1 मीटर into fine cubic particles of edge 1 micrometer। okay, surface becomes n into इतना times 10 की पावर 5 times the value of n is। तो बेटा ये तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ी है, तो मैथ्स का क्वेश्चन है। अब आपने बोला इन ब्रेकिंग ऑफ क्यूबिक सॉलिड एज 1 मीटर, तो भाई जो क्यूब है यहाँ पे जिसका एज है ए है 1 मीटर, क्या मैं वॉल्यूम निकाल लूँ बेटा, वॉल्यूम कितना आ जाएगा इसका 1 मीटर क्यूब। सरफेस एरिया निकालूंगा कितना आ जाएगा, 6 फेस होते हैं, 6 मीटर स्क्वायर आ गया। अब मैं इसको अगर
माइक्रोमीटर में करूंगा तो 10 की पावर -6 होती है, तो 10 की पावर 12 हो जाएगा, 6 इंटू 10 की पावर 12 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइक्रोमीटर स्क्वायर। क्लियर, माइक्रोमीटर स्क्वायर। अब इसने बोला एक ऐसी क्यूब के अंदर तोड़ दे जिसका एज है 1 माइक्रोमीटर, एज है बेटा 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। सरफेस एरिया इसका निकालूंगा, कितना हो जाएगा बेटा, 6 इंटू 6 माइक्रोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 6 माइक्रोमीटर स्क्वायर, 1 माइक्रोमीटर इंटू 1 माइक्रोमीटर इंटू 6, तो ये हो गया 6 माइक्रोमीटर स्क्वायर। और यहाँ से अगर वॉल्यूम निकाल लूंगा तो वॉल्यूम हो जाएगा 10 की पावर 18 माइक्रोमीटर क्यूब, ठीक है। 10 की पावर 6 6 दिया 18, तो 10 की पावर 18 माइक्रोमीटर क्यूब। अब यहाँ से क्या आ रहा है बेटा, ये 6 इंटू 10 की पावर कितना आ गया ये बेटा, क्या निकालना, वैल्यू ऑफ एन, सरफेस एरिया बिकम्स इतना, ठीक है। तो कितना आ गया, 6 इंटू 10 की पावर 12 अपॉन, यहाँ पे कितना आएगा बेटा, एक मिनट, कुछ गलती कर रहे हैं क्या, 18 ये हो गया, इसकी मीटर क्यूब होगी, सरफेस एरिया इसमें दे रखा है n इंटू 10,000, वो 10 की पावर 5, सॉरी 10 की पावर 5, 1 लाख दे रखा है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये n की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो ये हो जाएगा 6 मीटर, यहाँ पे हो गया 6 इंटू 12 माइक्रोमीटर स्क्वायर, और नीचे का सरफेस एरिया हो जाएगा 1 माइक्रोमीटर, 6 माइक्रोमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम होगी इतनी, ठीक है। हाँ तो ठीक है, तो n कितना आ गया, ये आ गया 6 इंटू मतलब 10 की पावर 18 और 6 इंटू 10 की पावर 12, तो ये 6 बच गया, 10 की पावर 6 बच गया बेटा, 10 की पावर 6 मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, n की वैल्यू 10 आ गई। क्लियर, चलिए जी, तो ये आपका पेपर था, अच्छा क्वेश्चन था, मैथ्स का था, प्रॉपर केमिस्ट्री का तो बोल नहीं सकते, तो बढ़िया पेपर था। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन अच्छे थे बेटा, इसके अंदर मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके 85 टू 90 मार्क्स अगर आते हैं, काफ़ी अच्छी तैयारी है, नो डाउट, ठीक है। बट इससे कम आते कोई बुराई नहीं है, हो सकता है आज का पेपर मुश्किल लगा, आपके नंबर कम आए हो, बाकी दिनों अच्छे आए हो नंबर, तो जो भी है जैसा भी आप देख लेना, बट अगर कंसिस्टेंटली नंबर आपके कम आ रहे हैं तो आपको तैयारी करने की जरूरत है। बट अगर हाँ एक आधे पेपर में नंबर कम आ रहे हैं तो चलता है, कई बार नंबर कम आ जाते, कई बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। क्लियर, तो ये मैंने सारा सॉल्यूशन डाल दिया इसमें पेपर का, ठीक है। ऑल ओवर पेपर अच्छा था, बट इतना लेवल नहीं आता बेटा जेई मेंस के अंदर जितने इसके अंदर पूछ रखे थे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जेई एडवांस लेवल टाइप के थे। तो जाने से पहले आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ बेटा ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, एंड हाँ जिनको पीडीएफ चाहिए थी इन पेपर्स की, तो बेटा जितने भी अब मैं पेपर्स आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ सबकी पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप पर डालता जा रहा हूँ। अगर आप में से किसी ने टेलीग्राम चैनल ग्रुप नहीं ज्वाइन करा, प्लीज़ उसे कर ले और पीडीएफ को डाउनलोड वहाँ से कर सकता है। क्लियर, इन्हीं पेपर्स के सॉल्यूशन की। तो ये भी हो गया, साथ साथ में मैंने आपको बताया था 20 अगस्त से पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं आपको करवाऊंगा सिर्फ 8 से 10 दिनों में, ताकि आपका जेई मेंस के पेपर से पहले इनऑर्गेनिक वाला टेंशन दूर हो जाए और 100% उसके अंदर मार्क्स आ जाए। क्लियर, चलिए, ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेई एंड नीट 2020। ओके गाइस, बाय।